नमस्कार दोस्तों, ये हमारे एनआईएस पेडागोजी सीरीज़ की क्लास नंबर 10 है और अभी तक हमने 9 क्लासेस इसमें कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यशपाल समिति 1992 के बारे में। ये वीडियो हमारे सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और इसमें सबसे पहले हम एनआईएस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पूरी समरी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यशपाल समिति के बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा हम प्रोफेसर यशपाल जी का हम परिचय जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्रोफेसर यशपाल जी का जन्म 26 नवंबर 1926 को और इनकी मृत्यु 24 जुलाई 2017 को हुई थी। और ये भारतीय शिक्षाविद व वैज्ञानिक थे। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म झांग, जो कि तत्कालीन पाकिस्तान का एक ज़िला था, पंजाब प्रांत का, वहाँ पे हुआ था। और इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से 1949 में भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा 1958 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भौतिकी में ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है। अगर हम बात करें तो यशपाल जी को भारत सरकार द्वारा सन 1976 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण तथा वर्ष 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और ये आप देख रहे हो और आप जैसा ये फोटो में देख पा रहे हो कि 2013 में जो हमारे राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी जी, तो उनके द्वारा इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे यहाँ से हमारा एनआईएस शुरू हो जाता है। एनआईएस में जो चीज़ें दी हुई हैं हम उनको पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसकी हम समरी देखेंगे। तो सन 1952 में भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसका कार्य विद्यालयी बच्चों पर से शैक्षिक बोझ को कम करने के उपाय सुझाना था। पाठचर्यात्मक बोझ का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात यशपाल समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि विद्यालयी बच्चों पर बोझ की समस्या मात्र इसलिए उत्पन्न नहीं हो कि विद्यालय की पाठचर्या पर रूप डिजाइन त्रुटिपूर्ण है या अध्याय कम सक्षम है या विद्यालय प्रशासन कमजोर है या पाठ्य पुस्तकें उपयुक्त नहीं, अपितु बोझ की समस्या इसलिए भी है कि हम वास्तविक योग्यता सक्षमता के विषय की तुलना में बच्चों की अर्हताओं तथा डिग्रियों को अधिक महत्व देते हैं। इसका संबंध ज्ञान विस्फोट, नॉलेज एक्सप्लॉयजन तथा पकड़ लेना, कैचिंग अप संरक्षण से है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे यशपाल समिति क्यों बनाई गई थी और इसका रीज़न क्या था बनाने का, सबसे पहले अगर हम इस पर बात करें, यहाँ पे इस स्लाइड में ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी गई हैं। ठीक है। तो अगर हम इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यशपाल समिति का गठन 1992 में भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। और इस समिति ने पाठचर्यात्मक बोझ का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। जो उस समय पाठचर्या थी, ठीक है, उनका इन्होंने पूर्ण रूप से अध्ययन किया। और इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो समस्या है वो विद्यालय की पाठचर्या में ही नहीं सारी समस्या है, या किताबों या अध्याय में ही सारी समस्याएं यहाँ पे नहीं है कि पाठ्य पुस्तकें ही केवल सारी समस्या यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तकें थी, इन्होंने कहा कि ये भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन सारी समस्या पाठ्य पुस्तकों में ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अर्हताओं तथा डिग्रियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। ठीक है। अर्हताओं और डिग्रियों को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या वर्तमान शिक्षा की ये थी जो उस समय यशपाल समिति ने बात की। और यशपाल समिति ने इसका संबंध ज्ञान विस्फोट, नॉलेज एक्सप्लोरेशन तथा पकड़ लेना, कैचिंग अप से यहाँ पे बात की, इस कहा। ठीक है। अब अगर हम आगे इसमें बात करें तो समिति का यह विचार रहा कि पाठचर्या निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का इस प्रकार विकेंद्रीकरण कर दिया जाए ताकि इस प्रक्रिया में अधिक अध्यापक, एजुकेटर तथा विशेषज्ञ अधिक स्वायत्तता के साथ सम्मिलित हो सकें। वैज्ञानिकों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में परामर्शदाता के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए, न कि पुस्तक लेखक के रूप में। समिति ने, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यशपाल समिति ने कहा कि जो अध्यापक हैं, जो एजुकेटर हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनको स्वायत्तता देनी चाहिए कि वह जब पुस्तकों या फिर पाठ्यचर्या का निर्माण हो तो उसमें वो सम्मिलित हों और वो अपने सुझाव वहाँ पे रखें। साथ ही वैज्ञानिकों और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को भी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में परामर्शदाता के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए। ये यहाँ पे यशपाल समिति ने यहाँ पे सिफारिश की।
ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो समिति ने प्रतिस्पर्धाओं तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों को पुरस्कृत करने को हतोत्साहित किया, क्योंकि इनके कारण बच्चे हर्षित या आनंदपूर्ण अधिगम से वंचित रह जाते हैं। इसके विपरीत समिति ने सहयोग, सामूहिक क्रियाकलाप तथा सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की, क्योंकि इनसे विद्यालयों में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। पूर्व बाल्यावस्था शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे समिति ने कहा कि हमें प्रतिस्पर्धाओं तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों के हिसाब से बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि इससे जो उनमें हर्षित या आनंदपूर्ण अधिगम जो होगा, जो आपस में बच्चे में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिस वजह से वह हर्षित या आनंदपूर्ण अधिगम से वंचित हो जाएंगे। इसके विपरीत में बच्चों में सहयोग, सामूहिक क्रियाकलाप, जो हमारी पीयर लर्निंग होती है, और सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसकी सिफारिश यहाँ पे समिति ने की। इसके अलावा विद्यालयों में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने की भी समिति ने सिफारिश की, और समिति ने कहा कि पूर्व बाल्यावस्था शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे बात करें, इसके अतिरिक्त समिति का दृढ़ मत था कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में बहुत भारी बस्ता लाने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय की संपत्ति समझना चाहिए, अतः बच्चों को व्यक्तिगत पुस्तकें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ना ही वे प्रतिदिन पुस्तकों को घर ले जाएं। समिति का विचार था कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य के बोझ के तले नहीं दबाना चाहिए, सिवाय इसके कि वे घर के इर्द गिर्द के वातावरण का अन्वेषण या पर्यवेक्षण करते रहें। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में गृह कार्य जहाँ भी अनिवार्य हो गैर पाठ्य पुस्तकीय होना चाहिए, और यदि घर पर गृह कार्य के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता हो तो चक्रीय आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो समिति ने बात की, यहाँ पे समिति ने कहा कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालयों में भारी बस्ता मतलब किताबें अपने साथ लाने के लिए विवश न किया जाए, बल्कि पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय की संपत्ति समझा जाए, कि जो विद्यालय हैं वो विद्यालयों में व्यक्तिगत पुस्तकें खरीदने के बजाय सामूहिक रूप में एक पुस्तकालय रखें। ठीक है, और वे प्रतिदिन के हिसाब से बच्चों को पुस्तकें अपने विद्यालय में उपलब्ध करवाते रहें, ना कि बच्चे पुस्तकों को घर ले जाएं या बच्चे घर से पुस्तकें लेके आएँ। ऐसा विचार समिति ने रखा कि विद्यालयों में एक पुस्तकालय की स्थापना हो, सारी क्लासेस की पुस्तकें वहाँ पे उपलब्ध हों और बच्चे अपने हिसाब से उन पुस्तकों को विद्यालय में ही केवल पढ़ सकें। ठीक है, समिति ने यह भी कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य नहीं देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में गृह कार्य नहीं देना चाहिए। बच्चों को सिर्फ अपने घर के आसपास के वातावरण का अन्वेषण करने, उनका पर्यवेक्षण करने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित करना चाहिए। और साथ ही साथ समिति ने कहा कि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं, जो कि हमारी 6 से 8 तक की होती हैं, इन कक्षाओं में गृह कार्य जहाँ भी अनिवार्य हो गैर पाठ्यपुस्तकीय होना चाहिए। यदि घर पर कार्य के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता हो तो चक्रीय आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कि आज ये पुस्तक किसी दूसरे बच्चे को, कल ये पुस्तक किसी तीसरे बच्चे को, ऐसे करके यहाँ पे चक्रीय आधार पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की जाए। अब अगर हम आगे बात करें तो समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्राथमिक कक्षाओं में सभी विषयों में पाठचर्या तथा पुस्तकें अवधारणा आधारित हों। यहाँ पे जो पुस्तकें बनाई जाएं वह कॉन्सेप्ट बेस पे हों, अवधारणात्मक समझ पे सारी पुस्तकों का निर्माण किया जाए जो प्राथमिक स्तर पर होंगी। समिति ने ऐसी अनुशंसा की। समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम के विषय में अपनी टिप्पणियाँ दी। इनके अनुसार भाषा संबंधी पाठ्य पुस्तकों में आम प्रयोग में आने वाले मुहावरे प्रतिबिंबित होने चाहिए, और बच्चों के जीवन संबंधी अनुभूतियों, काल्पनिक कहानियों तथा कविताओं और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली कहानियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विज्ञान में प्रयोगीकरण और वास्तविक जीवन अवस्थितियों पर विश्लेषणात्मक चिंतन का प्रावधान हो। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में इतिहास और भूगोल यहाँ पे शामिल करने की बात की गई। तो अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो समिति ने प्राथमिक कक्षाओं में सभी विषयों में पाठचर्या तथा पुस्तकें अवधारणा आधारित हों, ऐसी सिफारिश की कि प्राथमिक कक्षाओं में जितनी भी पुस्तकें बनाई जाएं वह अवधारणात्मक समझ पर विकसित की जाएं। समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के सभी विषयों की पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम के विषय में अपनी टिप्पणी दी।
इसके अनुसार अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा संबंधी पाठ्य पुस्तकों में आम प्रयोग में आने वाली जो दिनचर्या में प्रयोग होने वाले मुहावरे हैं, ठीक है, और जो जीवन की अनुभूतियों की कहानियाँ हैं, काल्पनिक कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं जो हमारे समाज में प्रयोग की जाती हैं, उन सभी कहानियों और लोक कथाओं को पुस्तकों का हिस्सा रखा जाए, ठीक है। और साथ ही साथ जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली कहानियाँ को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये यही चीज़ें कह रहा है कि जो भी लोक कथाएँ प्रचलित हैं समाज में, उनको हमारे भाषा पुस्तकों का हिस्सा होना चाहिए। और ऐसी ही पुस्तकें बच्चों के ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देंगी और अपने आसपास के माहौल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जीवन से जोड़कर भाषा को सिखाने की बात की गई, ठीक है। इसके बाद विज्ञान में प्रायोगिकीकरण और वास्तविक जीवन अवस्थितियों पर विश्लेषणात्मक चिंतन का प्रावधान यहाँ पे किया जाए, ऐसी समिति ने सिफारिश की। इसके बाद सामाजिक विज्ञान और इतिहास और भूगोल के बारे में समिति ने कहा कि इतिहास और भूगोल के ज्ञान के अतिरिक्त हमारे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालियों के प्रकारों, दर्शन व उनकी प्रविधि प्रवर्तित होनी चाहिए ताकि बच्चे सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या और प्राथमिकताओं को विश्लेषित कर सकें, उन्हें समझ सकें और उन पर चिंतन कर सकें। कक्षा 6 से 8 तक की इतिहास के सिलेबस पाठ्य विवरण में स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुए विकास पर बल दिया जाना चाहिए। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम को समसामयिक अध्ययन से प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए तथा भूगोल के अध्ययन को समसामयिक यथार्थता के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो समिति ने अनुशंसा की कि इतिहास भूगोल के ज्ञान के अतिरिक्त बच्चे को सामाजिक, राजनीतिक जो वर्तमान में चीज़ें घटित हो रही हैं, नए वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में घटित हो रही हैं, उनसे भी बच्चों को यहाँ पे अवेयर करने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ कक्षा 6 से लेकर 8 तक के इतिहास के सिलेबस में यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा हुआ था उसको भी यहाँ पे रखा जाए। साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो भी विकास हुए उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाए 6 से लेकर 8 तक की पुस्तकों में। साथ ही साथ अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम को समसामयिक अध्ययन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा भूगोल को भी समसामयिक यथार्थता के साथ जोड़ दिया जाए कि जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जो चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही हैं उनसे यहाँ पे सारे सिलेबस को लिंक करके बच्चों को पढ़ाया जाए, ऐसी यहाँ पे समिति ने सिफारिश की। अब अगर हम आगे बात करें तो अधिगम की गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से यशपाल समिति यह चाहती थी कि निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने संबंधी मानदंड कठोर होने चाहिए। समिति ने इस विचार की सराहना की कि गांव, खंड तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियां बनानी चाहिए जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों की योजना और पर्यवेक्षण का दायित्व ले सकें, ठीक है। अब अगर हम आगे इसमें बात करें तो यशपाल समिति ने प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित गुणवत्ता मानदंडों का सुझाव दिया। विद्यालय ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, समाज में प्रतिशतता, उपस्थिति हाजिरी प्रतिशतता, शिक्षा के गुणवत्ता मानक निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं। अध्यापकों की तैयारी, अध्यापन विधि, शैक्षिक सहायक सामग्री का उपयोग, बच्चों की क्रियाएं तथा प्रतिनिधित्व, विद्यालय की परीक्षाओं में प्राप्त उपलब्धि, कक्षा प्रबंधन, कला, कार्य, अनुभव तथा सहायक शिक्षा को पढ़ाने की प्रक्रिया, पर्यावरण का अध्ययन, अन्य कार्यकलाप जो बच्चों के विभिन्न अनुभवों का अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पे शिक्षक को ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है कि अध्यापक प्रशिक्षण कैसे होगा, अध्यापन की विधि क्या होगी, शिक्षक सामग्री क्या होगी, बच्चों को की प्रतिभागिता क्या होगी, विद्यालय की परीक्षाओं में प्राप्त उपलब्धि क्या होगी। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे समिति ने अनुशंसा की। इन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे सुधार करने की यहाँ पे समिति ने बात की। अब अगर हम आगे बात करें तो यशपाल समिति ने कठोर, पूर्ण व गहन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की सिफारिश की जिसमें विद्यालयों में संतोषजनक गुणवत्ता का अधिगम सुनिश्चित हो सके और अध्यापक प्रशिक्षार्थी में स्वाधिगम, स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त करने में सहायक हो। इस कार्यक्रम की अवधि स्नातक डिग्री के पश्चात 1 वर्ष और सीनियर हायर सेकेंडरी के पश्चात 3 वर्ष करने की संस्तुत की गई। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु को पुनः संरक्षित किया जाए ताकि विद्यालयी शिक्षा की बदलती हुई आवश्यकताओं के लिए इसका औचित्य सुनिश्चित हो सके और यह प्रैक्टिकल आधार केंद्रित हो, ठीक है। अध्यापक की सतत शिक्षा तथा लक्ष्य को प्राप्त करना था। अध्यापकों के लिए उत्तम प्रशिक्षण तथा योग्यताएं, अर्हताओं की व्यवस्था करना इसमें सम्मिलित था। इस नीति के मूल सिद्धांत हम आगे इसमें बात करेंगे अभी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो समिति ने अध्यापक शिक्षा को यहाँ पे बहुत ही कठोरता से बात इस पे की। इन्होंने कहा कि विद्यालयों में संतोषजनक गुणवत्ता अधिगम सुनिश्चित हो, इसके लिए अध्यापक प्रशिक्षार्थी में स्वाधिगम और स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त करने में सहायक हों।
कि जो अध्यापक हों बच्चों को ऐसे पढ़ा सकें कि जो बच्चे हों स्वाधिगम की ओर तथा स्वतंत्र चिंतन की ओर अपनी योग्यता को बढ़ा सकें। और इस समिति ने कहा कि अगर किसी अध्यापक प्रशिक्षु जो अध्यापक प्रशिक्षण करना चाहता है, अगर उसने स्नातक डिग्री ली है तो उसे 1 वर्ष का प्रशिक्षण, और अगर उसने हायर सेकेंडरी की डिग्री ले रखी तो उसको 3 वर्ष की अध्यापक प्रशिक्षण यहाँ पे उपलब्ध किया जाए। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद हमारा एनआईओएस यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद हम इस पूरे डिटेल में से हम समरी इसके देख लेते हैं कि एनआईओएस में यहाँ पे चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में दी हुई होती हैं और इनको इतना मिक्स कर दिया जाता है कि चीज़ें समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो अब इसको हम पॉइंट वार थोड़ा अच्छे से चीज़ों को हम समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम पॉइंट वार चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अगर हम यशपाल कमेटी की बात करें तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई जिसको हम यशपाल समिति कहते हैं 1992। इस समिति में देश के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया, जिसके अध्यक्ष जाने माने वैज्ञानिक व शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल जी को बनाया गया। ये आप इनकी फ़ोटो देख पा रहे हैं, प्रोफेसर यशपाल जी हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि प्रोफेसर यशपाल समिति जो आई थी इसके उद्देश्य क्या थे। तो अगर हम इनके उद्देश्यों की बात करें यहाँ पे, तो शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कम किया जाए, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाए। प्राप्त विचार, सुझाव आदि के आधार पर समिति ने 15 जुलाई 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ये 1992 में समिति बनाई गई थी और इसने 15 जुलाई 1993 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। और समिति ने लिखा कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ, कि बच्चे की जो स्कूली बस्ता है वो तो बोझ ही है उनके ऊपर, लेकिन इस बोझ के बावजूद भी बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। जो विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है उनके कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहे बच्चों को। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बुरा ये है कि जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं शिक्षा को। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए और भी है कि वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं, बनाने हेतु एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष भी हमारे प्रोफेसर यशपाल जी ही थे। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें कि यशपाल समिति या रिपोर्ट का जो टैग लाइन था, ये टैग लाइन क्या था, हम इसकी बात करें तो इसका टैग लाइन था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, इससे कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लर्निंग विदाउट बर्डन या शिक्षा बिना बोझ के ये किस समिति ने कहा था। तो यहाँ पे समिति ने कहा था कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है कि हमें बिना बोझ की शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, अब इसमें तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि यशपाल समिति रिपोर्ट का जो टैग लाइन था वो था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब अगर इसमें आगे बात करें, अब हम यहाँ पे यशपाल समिति के जो मुख्य सुझाव दिए गए, ठीक है, अब उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इन्होंने सुझाव दिया कि पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार 4 किलोग्राम के लगभग हो। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना, गणित को रटने के बजाय समझाना, कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक स्वतंत्रता संग्राम और बाद का इतिहास पढ़ाया जाए। बच्चों को रोज़ की दिनचर्या में अपनी सहज क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिलता। ठीक है, आगे के इसमें हम बात करें तो यहाँ पे समिति ने कहा कि पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है। इसका शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है। अत्यधिक बड़ी कक्षाओं, भारी पाठ्यक्रम, कठिन पुस्तकों आदि कारण बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, स्कूली ज्ञान में जीवंतता नहीं होती, तो यह उत्तरोत्तर नीरस, बोझिल व अप्रासंगिक बनता जाता है। पाठ्यक्रम पुस्तकों में किसी वस्तु का अवलोकन कराने के स्थान पर उस वस्तु के चित्र का अवलोकन कराने को कहा जाता है। अनुभव के स्थान पर चित्रों का प्रयोग करना पाठ देखने में एक दिन चिंता बनकर उभरेगा। स्कूलों की अत्यंत खराब हालत, शिक्षकों की अनुपस्थित, पाठ्यक्रम का बोझ शहर से ग्रामीण भारत तक फैला हुआ है। तो ये सारी यहाँ पे इन्होंने अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया और चीज़ें कहीं, उसके बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब अगर इसमें हम आगे बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट और थे, 2-4 पॉइंट आप इनको भी देख लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 से घटकर 1:30 इसी समिति की रिपोर्ट से हुआ, जो कि हमारा वर्तमान 1:30 का प्राथमिक कक्षाओं में
छात्र शिक्षक अनुपात चल रहा है, ये इसी समिति के अनुशंसा पे किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ तैयार करने हेतु 38 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ही थे। और जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ जो आया था वो यशपाल समिति की अनुशंसा पे ही आया था। ठीक है, यशपाल समिति का अन्य नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी था। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा यशपाल समिति से ही समृद्ध है या उसी से ली गई है। ठीक है, तो ये थी हमारी यशपाल समिति और इसको भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा भी हमने एनआईएस पेडागोजी सीरीज़ की लगभग 9 क्लासेस और अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पे आप जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता है वीडियो को पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।